आपने देखा होगा कि कई बार कई सारे लोगों का कुछ फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी होता है, लोगों के कुछ फेवरेट पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं जिनके बारे में कुछ नहीं सुन पाते। इलेक्शन कमीशन क्या करता है, सर्टेन क्राइटेरिया के हिसाब से किसी पार्टी को नेशनल लेवल पार्टी या स्टेट लेवल पार्टी घोषित करती है। पार्टीज आपकी इलेक्शंस को कंटेस्ट करती हैं। जितने भी आपके पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स होते हैं ना, जिससे वोटर्स चूज कर पाए, उसको वोटर्स के सामने ला करके रखती है। देखिए, अगर हम जीत गए तो हम इस तरह की पॉलिसी कि हर एक इंसान को एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, तभी जो है जाकर के इंसान आगे समाज में मूव कर पाएगा। अरे भाई, वो स्लोगन सुने होंगे ना तुमने, आजकल बड़े चल रहे हैं। जब चुनाव आते हैं तो इतने सारे स्लोगन आ जाते हैं। एक तो मेरा पर्सनल फेवरेट है, गली गली में शोर है, नेताजी बड़े वाले चोर है। अरे क्या हाल चाल, कैसन बा? तो भैया सब बढ़िया चल रहा है, नहीं चल रहा लाइफ में, बता दो यार। आज बात करेंगे हम लोग किसकी, राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टीज की। ठीक है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही तगड़ा, बहुत ही अमेजिंग वाला टॉपिक है दोस्तों। तो फटाफट से माइंड मैप के जरिए इस टॉपिक को रिवाइज करेंगे, देखेंगे राजनीतिक दल होते क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है और क्या काम बेसिकली ये करती हैं। आई बात समझ में? चलिए तो भैया देखिए फटाफट से, जैसे मेरी भी खुद की पॉलिटिकल पार्टी हमने बनाई थी लास्ट ईयर, उसका नाम है हुई हुई जनता पार्टी। तो हुई हुई जनता पार्टी के जो हमारे विधायक साहब है, यानी अपने अपने प्यारे विधायक जी दोस्तों, वो आजकल चुनाव में बहुत मार खा रहे हैं क्योंकि काम धाम वो करते नहीं है। वादे करके आ जाएंगे कि मैं इलॉन मस्क को यहां दोस्ती में ले आऊंगा, है ना, मैं लोगों के घर में सैटेलाइट लगवा दूंगा, ऐसे ऐसे वादे करके आता है वो इंसान, और जब नहीं होते पूरे तो लोग जो है बहुत मारते हैं उसको। तो कोई बात नहीं, इस बार मार खाने दीजिए उन्हें। ठीक है, फिलहाल हम लोग चलते हैं यहां से आगे, लेट्स मूव ऑन फर्दर, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे एंड हम बात करेंगे आज बच्चों पॉलिटिकल पार्टीज की। तो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे आज कि पॉलिटिकल पार्टी होता क्या है, क्यों चाहिए पॉलिटिकल पार्टी, फंक्शंस क्या है, नेशनल स्टेट पार्टीज क्या होते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज को क्या चैलेंजेस फेस यहां पे करने पड़ते हैं। चलिए तो देखिए, नंबर 1, पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या है, ऐसे लोगों का एक ग्रुप जो साथ में मिल करके कंटेस्ट करते हैं इलेक्शंस और उसको जीत करके पॉलिटिकल पावर होल्ड करने का देखते हैं सपना। सो बेसिकली अगर हम डिफाइन करें तो इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ग्रुप्स तो कई तरीके के हो सकते हैं, पर सारे ग्रुप्स यार ऑब्वियस सी बात है चुनाव नहीं लड़ते। तो पॉलिटिकल पार्टी में आप देखेंगे जनरली जो सिमिलर आइडियोलॉजीज वाले लोग होते हैं, कई बार एक जैसी विचार रखने वाले या एक जैसे ऑब्जेक्टिव्स वाले, वो मिल करके एक बड़ा सा ग्रुप बनाते हैं और ये ग्रुप क्या करता है, चुनाव में खड़ा होता है, चुनाव में पार्टिसिपेट करता है और अगर जीत गया चुनाव तो ये क्या करेगा, सरकार बनाएगा, गवर्नमेंट बनाएगा और यही गवर्नमेंट आपके स्टेट्स को या फिर आपके देश को यहां पे रन करती है। ठीक है, सो ये क्या करते हैं बच्चे, कुछ प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज पे अग्री करते हैं जो कि पूरे समाज के लिए यहां पे बेनिफिशियल हो। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है 100% हर एक इंसान को आप सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। तो आप जब भी कभी पॉलिसीज या प्रोग्राम्स बनाते हैं तो आपको दिमाग में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो है समाज के मैक्सिमम हिस्से को बेनिफिट पहुंचा पाओ, और वही हमारी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है यार, सोसाइटी में पॉलिटिकल डिविजन्स को रिफ्लेक्ट करती हैं। कहने का मतलब है, आपने देखा होगा कि कई बार कई सारे लोगों का कुछ फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी होता है, लोगों के कुछ फेवरेट पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं जिनके बारे में कुछ नहीं सुन पाते, कुछ गलत तो सुन ही नहीं सकते, उनके हिसाब से वो लोग सबसे बेस्ट है और उनका काम सबसे बढ़िया। तो ये होता है पॉलिटिकली चीजों को डिवाइड करना, और पॉलिटिकल पार्टीज अगर आप देखोगे तो ऐसे डिविजन सोसाइटी के अंदर क्रिएट करती हैं। राइट नाउ, एक पार्टी को जाना जाता है कि उसकी पॉलिसीज क्या है ना, उसके किन लोगों के लिए वो स्टैंड करती है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो पॉलिटिकल पार्टीज के 3 कंपोनेंट्स हैं, उसके पार्टी के लीडर्स, उसके एक्टिव मेंबर्स और सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी के फॉलोअर्स। बिकॉज पार्टी को पॉपुलर बनाने वाला, बड़ा बनाने वाला बेटा उसके फॉलोअर्स ही होते हैं। जितना स्ट्रांग सपोर्ट होगा, जितना स्ट्रांग फैन फॉलोइंग होगी पार्टी की, उतना ही बढ़िया, उतनी स्ट्रांग आपकी पॉलिटिकल पार्टी बनेगी। फिर अगर मैं आपसे बात करूं यार हमें पॉलिटिकल पार्टीज क्यों चाहिए, देखिए नंबर 1, हमें पॉलिटिकल पार्टीज इसलिए चाहिए कि पहली बात, जितने भी फंक्शंस अभी तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो करती हैं, ठीक है, जैसे फाइट करना इलेक्शंस को, प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज को लॉन्च करना, ये सारी ऐसी चीजें जो एक पॉलिटिकल पार्टी करती है। तो जितने फंक्शंस वो परफॉर्म करती हैं दोस्तों, उस वजह से भी पॉलिटिकल पार्टीज इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना, क्या करती हैं, किसी पर्टिकुलर मुद्दे पे, किसी पर्टिकुलर इशू पे लोगों के व्यूज को सरकार तक पहुंचाने का काम करती हैं। देखिए, हमेशा डेमोक्रेसी के अंदर 2 तरीके का पॉलिटिकल पार्टी होगा। सरकार में वो पार्टी जो कि सरकार चला रही है वो आपकी रूलिंग पार्टी होगी, पर कुछ पॉलिटिकल पार्टी ऐसी भी होंगी जो आपके ऑपोजिशन में खड़ी होगी और उनका काम होता है कि लोगों के अलग अलग व्यूज एंड समस्याओं को गवर्नमेंट की नजरों में हाईलाइट करना, उस चीज का सोल्यूशन निकलवाना। राइट, तो अगर आप देखोगे दोस्तों, अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स को वो एक साथ लेकर के आती हैं सो दैट पहली बात तो एक गवर्नमेंट बन सके, और अगर एक गवर्नमेंट बनेगी तो ऑब्वियस सी बात है लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकेगा, है ना। तो एक तरीके से अगर आप देखोगे, कई बार जो रूलिंग पार्टीज होती हैं वो अपनी मनमानी ना करें या फिर मिसयूज ऑफ द पावर ना करें, इसको प्रिवेंट करने के लिए जो हमारी ऑपोजिशन होती है वो क्या करती है, उसको अपोज करती है, उनके चीजों को क्रिटिसाइज भी करती है। तो इससे क्या रहता है कि पार्लियामेंट के अंदर एक पावर का बैलेंस बना रहता है।
बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज दोनों तरीके के रोल्स निभाती हैं। वो एक रूलिंग पार्टी भी हो सकती है जो देश या स्टेट चला रही है, वो एक ऑपोजिशन भी हो सकती है जो करंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रही है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज या बेनिफिट ये होता है कि कभी भी कोई भी पार्टी एक्सेसिव पावर को अपने पास नहीं रख पाएगी। और इसका फायदा किसको होगा? इसको फायदा होगा हमारे देश के लोगों को। ठीक है, चलिए नाउ अब अगर आप देखोगे दोस्तों, पॉलिटिकल पार्टीज यहां पे किस चीज को फुलफिल करती हैं? वेरी वेरी सिंपल, कि हमारे देश के अंदर एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, राइट। इसका मतलब है कि इंडिया जैसे बड़े देश में डायरेक्टली लोग बैठ करके सारे डिसीजंस नहीं ले सकते। ऐसे में क्या होता है कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को यहां पे क्या करते हैं? चूज करते हैं। और यही रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं बेटा, आप देखेंगे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के पार्ट होते हैं, अलग अलग गवर्नमेंट्स का पार्ट होते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का जो राइज है, जो पॉपुलैरिटी है, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है इन पॉलिटिकल पार्टीज के एग्जिस्ट करने का। ठीक है, और गवर्नमेंट जब बनती है या फिर जब चुनाव होते हैं तो लोगों के सामने एक फेयर चॉइस प्रेजेंट करना, वो भी इन पॉलिटिकल पार्टीज का ही पार्ट है। तो जस्ट इमेजिन करिए कि मान लीजिए अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो आप कैसे डिसाइड करते कि यार आपके प्रॉब्लम्स को कौन सॉल्व करेगा? हो सकता था कि हर एक आदमी अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुन लेता, बट वो आपके एरिया की प्रॉब्लम को सॉल्व करता, देश की प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करता? एंड दैट इज वाई हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत होती है, जो सभी रिप्रेजेंटेटिव्स को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लेकर के आती हैं, मिलकर के कुछ प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज बनाती हैं, जिससे पूरे देश के लोगों का बेनिफिट होता है, फायदा होता है। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज की, पॉलिटिकल पार्टीज क्या क्या फंक्शंस निभाती है? नंबर 1, पार्टीज आपकी इलेक्शंस को कंटेस्ट करती हैं। जितने भी आपके पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स होते हैं ना, जिससे वोटर्स चूज कर पाए, उसको वोटर्स के सामने ला करके रखती है। देखिए अगर हम जीत गए तो हम इस तरह के पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स लेकर के आएंगे। वोटर्स अपना दिमाग लगाते हैं, फिर उस हिसाब से आप देखेंगे पार्टीज को वोट्स देते हैं। तो पार्टीज इलेक्शंस कंटेस्ट करती हैं, फाइट करती हैं, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को लोगों के सामने रखती हैं। लॉज बनाने में एक मेजर रोल यहां पे हमारी पॉलिटिकल पार्टी प्ले करती है। अगर आप देखोगे कानून कहां बनते हैं? कानून बनते हैं देश के पार्लियामेंट यानी देश के लेजिस्लेचर में। और देश के लेजिस्लेचर के अंदर भी लॉस को बनाने का मेजर जिम्मा किसके पास है? बेटा हमारी रूलिंग पार्टीज के पास, जो कि पॉलिटिकल पार्टी ऑब्वियसली है ना। वो नो डाउट की बताती है कि हम ऐसा लॉ लाना चाहते हैं, कानून लाना चाहते हैं, पार्लियामेंट में डिस्कशंस होते हैं और फिर आप देखेंगे वोटिंग्स होती हैं, जिसके थ्रू आपके लॉस फाइनली बनते हैं। तो लॉस को बनाना यहाँ पे देश के लिए, फॉर्मिंग एंड रनिंग द गवर्नमेंट, चाहे स्टेट लेवल या लोकल लेवल की बात हो, है ना। जो पार्टी यहाँ पे इलेक्शंस लूज करती है, किसका रोल प्ले करती है? ऑपोजिशन का। और ऑपोजिशन में रह करके वो क्या करती है? रूलिंग पार्टीज के गलत पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करती है, लोगों के प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट के सामने हाईलाइट करती है। जो बातें रूलिंग पार्टी यहां पे नहीं समझ पा रही, उसको सरकार के सामने लाके रखने का काम किसका है? हमारी ऑपोजिशन का। फिर पार्टीज कई बार आप देखेंगे पब्लिक ओपिनियन को भी शेप करते हैं। आपने देखा होगा कई बार किसी चीज को लेकर के मान लीजिए जनता हल्ला कर रही है, आंदोलन कर रही है, तो कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज उसके साथ अटैच हो जाती हैं आकर के। और जब ऐसा होता है तो आप देखेंगे वो आंदोलन, वो प्रोटेस्ट काफी बड़ा भी हो जाता है। और पार्टीज कहीं ना कहीं जो है जब साथ मिलकर प्रोटेस्ट करती हैं तो एक नजरिया बनता है लोगों का देखने का। लोग भी समझते हैं कि हाँ यार, इस मुद्दे पे इस तरीके से सोचना चाहिए। तो पब्लिक ओपिनियन को शेप करना भी पॉलिटिकल पार्टीज का एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। देन अगर आप देखोगे गवर्नमेंट मशीनरी और वेलफेयर स्कीम्स को लोगों तक पहुंचाना, वो भी किसका काम है? पॉलिटिकल पार्टीज का। बिकॉज जो गवर्नमेंट होती है बेटा, वो एक पॉलिटिकल पार्टी ही बनाती है। और पॉलिटिकल पार्टीज जब गवर्नमेंट बना लेती हैं तो यही गवर्नमेंट लोगों के लिए कई सारी स्कीमें लॉन्च करती है, जिससे लोगों का बेनिफिट हो। तो इनको लोगों तक पहुंचाने का भी काम किसका है? इन्हीं पार्टीज का। एंड दीज आर द मल्टीपल फंक्शंस जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यहां पे प्ले करती है। ठीक है, चलिए फटाफट से आप फंक्शंस पढ़ लो, हम लोग फटाफट से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब हमने क्या देखा कि एक पॉलिटिकल पार्टी कितनी होनी चाहिए। तो अभी तक हमने फंक्शंस की बात पढ़ ली, हमने नीड की बात पढ़ ली। अब सवाल उठता है कि कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए। तो किसी भी डेमोक्रेसी में बेटा जो ग्रुप ऑफ सिटीजन है आपके, यानी मैं और आप, कोई भी यहां पे पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है, किसी भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इनफैक्ट आप इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास अथॉरिटी है। ठीक है, अगर हम बात करें नंबर्स की तो 750 से ज्यादा पार्टीज अभी इलेक्शन कमीशन के साथ देश के अंदर रजिस्टर्ड है। लेकिन इनमें से सारी पार्टीज एक्चुअली चुनाव लड़ती नहीं। कुछ के पास फंड्स नहीं होते, कुछ के पास रिसोर्सेज नहीं होते, कुछ पॉपुलर ही नहीं होती इतनी कि चुनाव लड़े तो उनको फायदा हो। तो नो डाउट कि रजिस्ट्रेशन तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज का है, लेकिन अगर हम बात करें तो कितनी चुनाव लड़ती हैं तो उनका नंबर बहुत एक्चुअली कम है। ठीक है, चलिए अब कितनी पार्टीज होनी चाहिए, यह भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है यार। तो अगर आप देखोगे कि किसी भी देश का पार्टी सिस्टम ना कोई देश अपने आप डिसाइड नहीं करता, वो उसके पॉलिटिकल फैक्टर्स, हिस्टोरिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अब मान लीजिए कोई बहुत छोटा सा कंट्री है जहां पे सिर्फ 100 लोग रहते हो, तो वहां पे हो सकता है कि आपको एक सिंगल पार्टी भी होगा तो काम चल जाएगा। बट भारत जैसे देश में जहां कल्चर बहुत ज्यादा, लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा, लोगों के रिलीजन अलग अलग, अगर एक या दो पार्टी होगी तो काम नहीं चलेगा। तो इंडिया में आप देखिए मल्टी कल्चरल पार्टी, मतलब आपकी मान लीजिए मल्टी पार्टी सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं ना।
तो ये इंडिया का रिक्वायरमेंट है, हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं बट हमारा रिक्वायरमेंट है कि हमें मल्टी पार्टी सिस्टम लगेगा। यूके चले जाइए, वहां पे पॉपुलेशन इतना ज्यादा नहीं है, तो वहां पे आप देखेंगे मेजॉरिटी हमेशा दो पार्टीज आपको देखने को मिलती हैं। यूएसए आप देखिए, यूएसए में भी आपको दो पार्टीज ही देखने को मिलती है जिसमें मैक्सिमम आपका बैटल होता है चुनाव का। तो अगर आप देखोगे दोस्तों, तो कुछ कंट्रीज में क्या होता है कि एक सिंगल पार्टी हमेशा एग्जिस्ट करती है, तो ऐसे कंट्रीज में हम कहते हैं वन पार्टी सिस्टम लगा हुआ है। ठीक है, ये सिस्टम अगर आप देखोगे तो डेफिनेट सी बात है, इज नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर डेमोक्रेसी, बिकॉज डेमोक्रेसी कहता है कि मिनिमम अगर एक फेयर इलेक्शन आपको करवाना है तो लोगों के पास दो पार्टीज तो होनी ही चाहिए चूज करने के लिए। तो डेमोक्रेसी के हिसाब से सिंगल पार्टी सिस्टम, जैसे चाइना हो गया, चाइना में आप देखिए सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है और कोई पार्टी कभी सरकार बना ही नहीं पाती। तो डेमोक्रेसी कहता है कि एटलीस्ट फॉर अ फेयर इलेक्शन दो पार्टीज तो होनी चाहिए। बट कुछ कंट्रीज में क्या होता है, ओनली सिंगल पार्टी के पास पावर रहता है पूरे टाइम, तो उसको हम कहते हैं द वन पार्टी सिस्टम। फिर कुछ कंट्रीज में क्या होता है, पावर जो है ना दो मेन पार्टीज के बीच में चेंज होती रहती है, तो ये कहलाता है टू पार्टी सिस्टम, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है। और कभी कभी क्या होता है, अगर बहुत सारी पार्टीज यहां पे पावर के लिए कॉम्पीट करती हैं तो उसको हम कहते हैं द मल्टी पार्टी सिस्टम। अब ऐसे सिस्टम में कई बार एक सिंगल पार्टी सरकार बना सकती है या कई बार दो से ज्यादा पार्टीज मिल करके सरकार बना सकती हैं, और जब ऐसा होता है दोस्तों तो ये कहलाती है कोएलिशन गवर्नमेंट। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है यार, जब कभी भी दो या दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज आपस में हाथ मिलाकर के एक बड़ा ग्रुप फॉर्म करती हैं, उसे हम कहते हैं अलायंस। और यही अलायंस अगर इलेक्शंस फाइट करता है, इलेक्शंस जीत जाता है दोस्तों, तो बनती है सरकार आपकी, जिसको आप कहते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। जैसे अभी देश को, जो अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया को कौन सी पार्टी रूल कर रही है, आप स्वयं सीधा कहोगे बीजेपी। हाउ द करेक्ट आंसर इज नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अब बीजेपी इतना पॉपुलराइज्ड है, इतना पॉपुलर है इस वजह से लोगों के दिमाग, मतलब पहली आंसर ये निकलता है सर बीजेपी का सरकार है। इट्स नॉट बीजेपी का सरकार, इट इज नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का सरकार। ठीक है, ये करेक्ट तरीका है बताने का कि सर ये सरकार है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के अंदर बीजेपी एक स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी है जिसके पास बहुत सीटें हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो बहुत सारी पार्टीज हैं जिनकी मदद से सरकार बनी है। ठीक है, तो अभी तक क्या है कि पॉपुलैरिटी इस तरीके से की गई, पॉपुलराइज इस तरीके से किया गया है कि भाई अपने को लगता है कि यार ये तो बीजेपी का सरकार है। ठीक है, तो इट इज एनडीए का सरकार, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अच्छा, इसी बात से एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट याद है हमने बात की थी अभी यहाँ पे पार्टी लीडर और फॉलोअर वाली जो तीन कंपोनेंट्स अपने होते हैं ना, पार्टीज के फॉलोअर्स, उनके लीडर्स, उनके मेंबर्स। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आता है वहीं पे, इसको हम कहते हैं पार्टीसनशिप। तो अगर आप देखोगे पार्टीज के अंदर ना काफी हद तक पार्टीसनशिप होती है। पार्टीसनशिप का मतलब होता है जब कोई एक इंसान किसी पर्टिकुलर पार्टी से बहुत स्ट्रांगली अटैच्ड हो, उसको यह लगता हो कि उसकी पार्टी बेस्ट है, बाकी सारे बेकार है, और ऐसा इंसान बहुत बायस्ड होता है यार, उसको अपने पार्टी की गलतियां कभी नहीं दिखेंगी, उसे लगेगा जो उसकी पार्टी कर रही है वो सबसे बढ़िया काम कर रही है। वो इंसान तुमसे लड़ बैठेगा, तुम उसको बोलोगे यार तुम्हारा जो है ना पार्टी सही काम नहीं कर रहा, वो तुमको जब डंडा लेकर के तुम्हारे पीछे भागेगा। ठीक है, तो ऐसे इंसान को हम कहते हैं पार्टीसन, इस आइडियोलॉजी को हम कहते हैं पार्टीसनशिप, और ये भारत के अंदर आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। दिस हैपेंस अ लॉट। बाहर भी होता है, ऐसा नहीं कह रहा हूं बाहर नहीं होता, बट इंडिया में थोड़ा पॉलिटिक्स से लोग ना ज्यादा रिलेटेड है, काफी रिलेटेड है। चलिए फिलहाल हम कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो हमने क्या बोला यहां पे कि जब सेवरल पार्टीज मल्टी पार्टी सिस्टम में हाथ मिलाती हैं फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस एंड विनिंग पावर, इसे हम कहते हैं अलायंस या फ्रंट या फिर कोएलिशन की सरकार या कोएलिशन की गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेट्स टॉक अबाउट द नेशनल एंड द स्टेट पार्टीज। देखिए, हर एक पार्टी कंट्री के अंदर उसको रजिस्टर करना पड़ता है भारत के इलेक्शन कमीशन के साथ, है ना। और कभी कभी क्या होता है, जो इलेक्शन कमीशन होता है आपको कुछ स्पेशल स्टैब्लिश पार्टीज को कुछ बेनिफिट्स अवॉर्ड करता है। देखिए, नो डाउट कि इलेक्शन कमीशन सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करता है, लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है पिछले इलेक्शंस में, तो उनको उसके लिए कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए ना। तो ऐसे पार्टीज को इलेक्शन कमीशन क्या करता है, एक एक्सक्लूसिव सिंबल देता है। जैसे बीजेपी का सिंबल कमल है, कांग्रेस का सिंबल हाथ का पंजा है, ठीक है, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी का सिंबल हाथी है। तो ये वो सिंबल्स है जो कोई और पार्टी कभी इस्तेमाल नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये है एक्सक्लूसिव बेनिफिट टू दोस पार्टीज जो काफी स्टैब्लिश्ड रही हैं और जिन्होंने काफी बढ़िया काम करके दिखाया है, ठीक है, इलेक्शंस के अंदर खासकर। और ऐसी पार्टीज को हम कई बार रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज के नाम से भी जानते हैं। अब अगर आप देखोगे तो नो डाउट यार पॉलिटिकल पार्टीज आपके नेशनल लेवल पे भी हैं, आपके स्टेट लेवल पे भी है, लेकिन हमारा इलेक्शन कमीशन क्या करता है, सर्टेन क्राइटेरिया के हिसाब से किसी पार्टी को नेशनल लेवल पार्टी या स्टेट लेवल पार्टी घोषित करता है। ठीक है, चलिए, तो इलेक्शन कमीशन ने एकदम क्लियर क्राइटेरिया पे बता रखा है कि अगर आपको एक नेशनल पार्टी बनना है तो आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे मतलब कंप्लीट करनी पड़ेगी, फुलफिल करनी पड़ेगी, और स्टेट पार्टी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप एक नेशनल पार्टी बनना चाहते हो, ठीक है, तो कोई भी पार्टी जो लगभग 6%, मान लीजिए टोटल वोट, मान एक इलेक्शन के अंदर तो जो आपका लोकसभा इलेक्शन था, लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन था, ठीक है, जैसे पहली बात करते हैं स्टेट पार्टी की। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आपने स्टेट पार्टी बननी है, राइट, तो स्टेट पार्टी बनने के लिए जो टोटल वोट्स आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव में पड़े हैं उसका 6% आपके पास होना चाहिए, या फिर एटलीस्ट 2 सीटें आपने जीती होनी चाहिए, तब आप यहां पे बन जाओगे, दैट इज स्टेट पार्टी।
तो स्टेट पार्टी बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, जो आपका विधानसभा का चुनाव, लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव है, उसके टोटल वोट्स का 6% वोट एटलीस्ट आपको मिलना चाहिए। एंड साथ ही साथ 2 सीटें अगर आपने जीती हैं तो आप बन जाओगे एक स्टेट पार्टी। और वही अगर आपको एक नेशनल पार्टी बनना है तो इसके लिए आपको 6% टोटल वोट चाहिए ऑफ द लोकसभा इलेक्शन, या फिर आप मान लीजिए किसी भी 4 स्टेट के असेंबली इलेक्शंस में इतनी % वोट्स हो आपके, या फिर एटलीस्ट आपने 4 सीटें जीती हो लोकसभा के अंदर, तो आप बन पाओगे एक नेशनल पार्टी। तो नेशनल पार्टी बनने का क्राइटेरिया काफी टफ सा है। क्या टफ है? नंबर 1, या तो लोकसभा के चुनाव जो हर 5 साल बाद होते हैं उसमें 6% ऑफ द टोटल वोट आपको मिलाओ, या किसी 4 स्टेट का असेंबली इलेक्शन जो विधानसभा चुनाव होता है उसमें लगभग इतना % आपको वोट मिलाओ, या आपने यहां पे कम से कम 4 सीटें जीती हो लोकसभा के अंदर, तो आप बन जाओगे एक नेशनल पार्टी। राइट। अब कई सारी पार्टियां ऐसी होती हैं जो स्टेट्स में बहुत बढ़िया परफॉर्म करती हैं, करीब 4-5 स्टेट्स के इलेक्शन में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया, तो ऐसे केसेस में क्या हो सकता है, उसको हम एक नेशनल पार्टी घोषित कर सकती है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं इसको। नाउ अब हम लोग यहां पे बात करेंगे कुछ अमेजिंग नेशनल पार्टीज की। तो फिलहाल करंट टाइम पे भारत में 7 नहीं बल्कि 6 नेशनल पार्टीज हैं। तो इस साल वाला एनसीईआरटी रेफर करेगा, लास्ट ईयर वाले में 7 पार्टी दी हुई हैं, 7 नहीं है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस अभी नेशनल पार्टी नहीं है दोस्तों। तो वी हैव 6 नेशनल पार्टी, जिसके बारे में फटाफट से पढ़ेंगे। नंबर 1 सबसे पहला नाम आता है यहाँ पे आम आदमी पार्टी का। तो आप जानते होंगे केजरीवाल को सॉरी केजरीवाल को गैस, तो केजरीवाल भैया की आम आदमी पार्टी, ठीक है, 26 नवंबर 2012 को फॉर्म हुई थी। 2011 में एक एंटी करप्शन मूवमेंट चलाया गया था करप्शन के अगेंस्ट। अन्ना हजारे ने बढ़ चढ़ के आंदोलन किया। अब अन्ना हजारे साहब तो साइड हो गए, केजरीवाल साहब आगे आ गए, इन्होंने बना दिया आम आदमी पार्टी। बड़ी पॉपुलैरिटी भी मिली इस पार्टी को स्टार्टिंग में। तो इसका आइडियोलॉजी बहुत क्लियर है, अकाउंटेबिलिटी, लोगों की तरफ अकाउंटेबल होना, साफ सुथरा एडमिनिस्ट्रेशन करना, अच्छी गवर्नेंस करना। वो बात अलग है कि फॉलो नहीं करती है सब, ठीक है, बट फिलहाल इसका आइडियोलॉजी ऐसा ही है। ठीक है, अब जिस साल ये फॉर्म हुआ था ना, उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये दिल्ली के लेजिस्लेटिव असेंबली यानी दिल्ली विधानसभा के अंदर सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी थी। अभी अगर आप देखोगे तो इसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की मदद से इनफैक्ट दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट भी बनाई और कई बार बनाई है। अभी भी अगर आप देखोगे तो दिल्ली में जो सरकार है, जो आपकी यूटी वाली सरकार है दोस्तों, वो भी आम आदमी पार्टी की है। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों, तो इसने थर्ड फ्रंट के फॉर्म में पॉलिटिक्स ऑफ गुजरात में भी एंटर किया था 2022 के बाद, और गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। ठीक है, इट वाज अ वेरी नाइस परफॉर्मेंस बाय आम आदमी पार्टी। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो पंजाब और दिल्ली दोनों ही जगह इसकी सरकारें हैं। तो दिल्ली क्या है, दिल्ली की यूटी है, तो ऑब्वियसली बात है इनकी सरकार के पास बहुत पावर नहीं है, बिकॉज यूटी में सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होती है, लेकिन पंजाब के अंदर इनके पास एक फुल फ्लेज सरकार है। ठीक है, चलिए अब अगर आप देखोगे दोस्तों तो 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में इन्होंने जो है लगभग 1 सीट सिक्योर किया था लोकसभा में। ठीक है, तो इनका स्टेट परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, जिसके चलते दे हैव द नेशनल पार्टी स्टेटस। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं दूसरा बहुजन समाज, तो देखिए बहुजन से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं दोस्तों जिन्हें समाज में काफी पिछड़ा माना गया, जिनको काफी दबाया गया। तो इसका फॉर्मेशन किया था काशीराम जी ने, काशीराम जी की लीडरशिप में फॉर्म हुई थी, 1984 में फॉर्म हुई थी। एंड बहुजन समाज से इनका मतलब है जितने भी आपके दलित हैं, SC STs हैं, OBCs हैं, आदिवासी हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, उनको ये पार्टी क्या करती है, सिक्योर करती है, उनकी पावर के लिए काम करती है ना, और उनको रिप्रेजेंट करती है। राइट, अगर आप देखोगे तो इनके आइडियाज कहां से आते हैं, इनके आइडियाज आते हैं फ्रॉम द टीचिंग्स ऑफ साहू जी महाराज, महात्मा फुले, पेरियार रामास्वामी नायकर, बाबा साहब अम्बेडकर। एंड अगर आप देखोगे जो दलित के इंटरेस्ट हैं, जितने भी हमारे ऑप्रेस्ड पीपल है, जिनको दबाया गया समाज के अंदर, उनके इंटरेस्ट और अधिकारों को बहुत ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मेन बेस की बात करें तो यूपी में इनका तगड़ा बेस है यार। ठीक है, अभी तो कमजोर हो गया काफी, नहीं तो पहले यूपी के अंदर बहुत बार सरकार बनाई है भाई बीएसपी ने। ठीक है, तो अभी अगर आप देखोगे यूपी के अलावा एमपी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब में भी इनका बेस ठीक ठाक है। ठीक है, तो गवर्नमेंट बनाई है इन्होंने यूपी में, कई बार कोएलिशन सरकार बनाई है बाकी पार्टीज की मदद से। 2019 लोकसभा इलेक्शंस में इनको 3.63% वोट्स मिले थे। ठीक है, और लगभग 10 सीटें इन्होंने सिक्योर की थी लोकसभा के अंदर, विच मेक्स इट अ वेरी गुड नेशनल पार्टी। ठीक है, फिर आ जाते हैं यार अपनी भारतीय जनता पार्टी पे। अब इसको तो तुम जानते ही होगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का स्टार्टिंग होता है साल 1980 के अंदर। तो जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उन्होंने भारतीय जनसंघ बनाया था बैक इन 1951, लेकिन कुछ समय बाद अगर आप देखोगे तो भारतीय जनसंघ थोड़ा सा डिक्लाइन पे जाता है, और 1980s में इसको रिवाइव करके बनाई जाती है द भारतीय जनता पार्टी और द बीजेपी। अब भारतीय जनता पार्टी बेटा एक स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न इंडिया बनाना चाहती है, इंडिया के एंशिएंट कल्चर और वैल्यूज से इंस्पायर होते हुए, उसको यहां पे ध्यान में रखते हुए। और जो दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, उनका जो ह्यूमनिज्म का कंसेप्ट है, मतलब ह्यूमन लाइफ को लेकर के जो अच्छी बातें हैं, उनको यहां पे ध्यान में रखते हुए। ठीक है, कल्चरल नेशनलिज्म यानी हिंदुत्व की एक पॉलिसी अगर आप देखेंगे तो बीजेपी का एक बहुत ही बड़ा पिलर रहा है कि हिंदुत्व का प्रमोशन, अपनी पुरानी हिंदू कल्चर का, एंशिएंट कल्चर का प्रमोशन करना। ठीक है, उसको कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के अंदर रिफ्लेक्ट करना। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये चाहती है कि जम्मू कश्मीर को पूरी तरीके से इंडिया में ला लिया जाए, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए लेके आया जाए, यानी खासकर जो फैमिली लॉज हैं उसके जगह पे आप देखेंगे कि यूनिफॉर्म प्रॉपर सिविल कोड होना चाहिए फॉर एवरीवन। एंड जो इलीगल रिलीजियस कन्वर्जन है,
जबरदस्ती अगर किसी का रिलीजन कन्वर्ट कराया जा रहा है तो ऐसे रिलीजियस कन्वर्जन पे यहां पे बैन लगना चाहिए। देखिए आर्टिकल हमारा जो, अगर हम बात करें संविधान की, तो संविधान में हमारे पास एक फंडामेंटल अधिकार है, दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अगर आप अपने मन से चाहें तो आप कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई पैसे का लालच देके या जबरदस्ती आपका रिलीजन कन्वर्ट करवाता है तो वो यहां पे अलाउड नहीं है, और ऐसी कन्वर्जन को बीजेपी सपोर्ट नहीं करती, राइट। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो अर्लियर इसका जो बेस था वो अर्बन एरियाज एंड नॉर्दर्न पार्ट में ज्यादा लिमिटेड था। अभी इसका बेस अगर आप देखोगे तो साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और रूरल एरियाज में काफी स्ट्रांग बन चुका है, ठीक है। खासकर 2014 से लेकर 2024 तक का अगर आप टाइम पीरियड देखेंगे पिछले 10 सालों का, तो बीजेपी ने अपना एक अच्छा बेस बिल्डअप किया है, ठीक है, इन द एंटायर कंट्री, राइट। अब आ जाते हैं फटाफट से आगे। अच्छा, तो अगर आप देखोगे तो ये पहली बार 1998 में पावर में आई थी एज द लीडर ऑफ द एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है। कई सारी रीजनल पार्टीज के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखोगे 2019 के इलेक्शंस में लार्जेस्ट पार्टी बनी 303 सीटों के साथ, 303 मेंबर्स के साथ, और करेंटली अगर आप देखोगे जो हमारी एनडीए गवर्नमेंट है उसको यहां पे लीड कर रही है, बिकॉज मैं आपको पता कि एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी आपकी बीजेपी है। अब हम आ जाते हैं फटाफट से सीपीआईएम यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट पे। तो बेटा इसका फॉर्मेशन हुआ था साल 1964 में, 1964 में। तो ये समाजवाद और आपके मार्क्सिज्म में बिलीव करती है। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, समाजवाद मार्क्सिज्म का सिंपल सा मीनिंग है कि ये बिलीव करती है वर्कर्स के अधिकार में, पुअर लोगों के अधिकार में, फार्मर्स को अधिकार मिलने चाहिए, कैपिटलिज्म के अपोज्ड है। ये प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट एंटरप्राइजेस को बहुत सपोर्ट नहीं करेगी, ये सपोर्ट करेगी वर्कर्स को, फार्मर्स को, नॉर्मल लेबर्स को, मजदूरों को, इनके अधिकारों को, ठीक है। सिंपल सी बात है, डेमोक्रेसी के फेवर में है काफी हद तक, और कम्युनलिज्म यानी रिलीजन के नाम पे पॉलिटिक्स करने के विरोध में है, इसको सपोर्ट नहीं करती, ठीक है। डेमोक्रेटिक इलेक्शंस इनका मानना है कि सबसे बेहतरीन तरीका है किसी भी तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एंड सामाजिक और इकोनॉमिक रूप से लोगों के पास जस्टिस होना चाहिए, ये इसका आइडियोलॉजी है। बंगाल, केरला, वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा में इसका तगड़ा सपोर्ट है, ठीक है। नई इकोनॉमिक पॉलिसीज जो कि भारत में लाई गई थी उसको सपोर्ट नहीं करती, बिकॉज अल्टीमेटली जो फार्मर्स थे उससे काफी इंपैक्ट हुए थे, ठीक है। वेस्ट बंगाल में 34 साल तक ये पावर में थी, इसको रिप्लेस किया यार ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने ऑफ ममता बनर्जी, ठीक है। लोकसभा के अंदर 3 सीटें मिली थी इसको बेटा 2019 के चुनाव में, और 1.75% ऑफ वोट्स। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्टी जिसको आप कहते हैं द आईएनसी और द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? साल 1885 के अंदर, ठीक है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज में गिनी जाती है, वर्ल्ड की है, ठीक है। इसको पॉपुलरली आप कांग्रेस पार्टी कहते हैं। इंपॉर्टेंट इसने रोल प्ले किया था भारतीय पॉलिटिक्स में नेशनल स्टेट लेवल के ऊपर काफी सालों तक आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस, ठीक है। अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू पार्टी ने ट्राई किया था एक मॉडर्न सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक भारत बनाने का, ठीक है। तो यही आइडियोलॉजीज थे, जवाहरलाल नेहरू एक इंपॉर्टेंट लीडर थे कांग्रेस के। फिर अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों तो रूलिंग पार्टी रही है टिल 1977, आजादी से लेकर के 1977 तक विदाउट ब्रेक आपको ये सेंटर पे दिखाई देगी, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में दिखाई देगी। फिर अगला इंस्टिंक्ट अगर आप देखोगे इसका तो 1980 से लेकर 1989 तक रहा है जब पार्टी ने इंडिया को रूल किया है। हालांकि ये जो पूरा टाइम पीरियड है आपका 1947 से लेकर के यहां तक का, ये काफी कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है। इसमें कई सारे बैटल्स इंडिया ने फाइट किए हैं, कई सारे प्रॉब्लम्स चैलेंजेस को फेस किया है। प्लस यहाँ पे एक और चीज का आरोप लगता था आईएनसी के ऊपर कि भैया ये स्टेट के अंदर बहुत ज्यादा मिसयूज करती है अपनी पावर्स का, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को मैनिपुलेट करते हुए जहां पे खुद की सरकारें नहीं होती थी वहां पे उस सरकार को ही हटा दिया करती थी। तो ऐसा बहुत सारा आरोप भी लगता है भाई आईएनसी के ऊपर कई बार, राइट। फिलहाल 1989 के बाद आप देखोगे जब रीजनल पार्टीज यहां पे स्ट्रांग होने लगी तो इसका बेस यहां पे काफी डिक्लाइन कर दिया। अब ये कहती है कि हम एक बैलेंस अप्रोच लेके चलते हैं, हम सेंट्रिस्ट पार्टी, मतलब हम कहीं बहुत एग्रेसिव चीजों को भी सपोर्ट नहीं करते और बहुत नॉर्मल चीजों को भी सपोर्ट नहीं करते। हम एक बैलेंस ऑफ पावर बना के चलते हैं, जहां पे एग्रेशन रिक्वायर्ड है वहां पे एग्रेशन ठीक है, और जहां पे नॉर्मली काम हो जाएगा वहां पे नॉर्मली बात करना सही है। तो ये इसका बेसिक आइडियोलॉजी आप मान लीजिए, ठीक है। सेक्युलरिज्म एंड वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन को प्रमोट करती है, माइनॉरिटीज को प्रमोट करती है, ठीक है। जो कहती है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होने चाहिए बट विद द ह्यूमन फेस, यानी लोगों को ध्यान में रखते हुए, राइट, ठीक है। तो यूपीए की ये लीडर रही है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जो भारत का दूसरा बड़ा अलायंस है इनफैक्ट, ठीक है। अभी तो वो काफी कमजोर चल रहा है, वो भी लास्ट इलेक्शंस में तो आपको इंडिया अलायंस देखने को मिला था, इसमें आपस में लोग लड़ते रहते थे, ठीक है। चल गए तो 2019 में इसने 52 सीटें जीती, तो लगभग 19.5% ऑफ वोट्स, ठीक है। तो आगे चलते हैं फटाफट से, लेट्स मूव फर्दर। अब आती है अपनी आखिरी रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी, इसका नाम है द नेशनल पीपल्स पार्टी, और ये इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों बिकॉज ये एकदम नई सी है और आपसे क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं इससे। जुलाई 2013 में इसका फॉर्मेशन हुआ अंडर द लीडरशिप ऑफ पीए संगमा, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे एनपीपी पहली ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है नॉर्थ ईस्ट से जिसको नेशनल पार्टी का स्टेटस दिया गया है। ये डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री में बिलीव करती है, इसका ये मानना है कि हर एक रीजन का अपना अलग डेवलपमेंटल चैलेंज है। साथ ही साथ इसका जो मेन फिलॉसफी वो यही है कि हर एक इंसान को एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, तभी जो है जाकर के इंसान आगे समाज में मूव कर पाएगा, और वीकर सेक्शंस के एम्पावरमेंट को यानी उनको बेहतर बनाने के लिए समाज में स्टैंड करती है, ठीक है। साथ ही साथ आप देखोगे वीकर सेक्शंस के साथ साथ और भी लोगों को ये सपोर्ट करती है। तो इसका मानना कट एंड क्लियर है भाई कि आप अगर जॉब दोगे लोगों को, अगर आप एजुकेट करोगे लोगों
को, तो लोग काफी मजबूत बनेंगे एंड दैट इज व्हाट इट वांट्स। ठीक है, इसने मेघालय में सरकार बनाई, साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर इसका अच्छा प्रेजेंस है। अगर हम लोकसभा इलेक्शंस की बात करें तो 2019 में इसको एक सीट मिला था लोकसभा में, बट सिंस स्टेट्स के अंदर इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, इट हैज द स्टेटस ऑफ नेशनल पार्टी। राइट, चलिए अच्छा अब बात करते हैं फटाफट से यार कुछ स्टेट पार्टीज की। देखो अगर आपसे बात करूं, इलेक्शन कमीशन ने कुछ पार्टीज को स्टेट पार्टीज का भी दर्जा दिया, जैसे फॉर एग्जांपल बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट या फिर आपका तेलंगाना राष्ट्र समिति। राइट, तो आप इस मैप से देख सकते हो यार कि हर एक स्टेट्स में भी बहुत सारी स्टेट पार्टीज आपकी मतलब काफी ज्यादा एक्टिव है, और खासकर साउथ के स्टेट्स में अगर आप देखेंगे तो आपको काफी ज्यादा इनका मतलब अच्छा खासा बेस आपको दिखता है। अब हमारी पार्टीज ना कुछ चैलेंजेस फेस करती है, जैसे नंबर 1 लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। अब पार्टीज कई बार क्या करती है, अपने मेंबरशिप रजिस्टर्स मेंटेन नहीं करती, मीटिंग्स होल्ड नहीं करती है ना, इंटरनल इलेक्शंस यहां पे नहीं होते। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टीज ओपन तरीके से काम नहीं करती, तो एक ऑर्डिनरी वर्कर के लिए टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंचना बहुत मुश्किल है, उसको पता ही नहीं होता इनफैक्ट कि यहां पे चल क्या रहा है। तो टॉप पार्टी लीडर्स अगर आप देखेंगे तो सारे डिसीजन यहां पे लेते हैं। फिर ग्रोइंग ऑफ रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। अब पार्टीज को देखिए सिंपल सी बात है, कई बार लोग क्या करते हैं, इलेक्शन जीतने के लिए शॉर्टकट्स लेते हैं, तो लोग कई बार क्या करते हैं, क्रिमिनल्स को यहां पे टिकट देते हैं। अब उनके डर से लोग क्या करेंगे, उनको वोट करेंगे तो पार्टी जीत जाएगी। कई बार कई सारे बिजनेस लोगों से लोग क्या करते हैं, बिजनेसमैन वगैरह से बहुत सारा पैसा फंड करवा लेते हैं, तो बाद में जब सरकार बनती है तो आप देखोगे कि ऐसे बिजनेसमैन का बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। अब कई बार क्या होता है कि लोगों को ना पार्टीज जो है बेटा एक मीनिंगफुल चॉइस ऑफर नहीं करती। रीजन बहुत सिंपल है कि आप देखेंगे कई बार सिमिलर टाइप ऑफ लीडर्स आपको पार्टी बदलते हुए दिख जाते हैं, या फिर सिमिलर टाइप ऑफ पॉलिसीज आपको हर एक पार्टी ऑफर करती हुई दिख जाती है। एज अ रिजल्ट पीपल के पास जो लैक ऑफ चॉइस है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। अब हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म, लास्ट टॉपिक अपना। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था, कुछ चेंजेस लाए गए थे पार्टीज के चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए, जिससे कि हमारे एमपीज एंड एमएलए जो हैं यहाँ पे पार्टी लगातार ना बदले। बिकॉज पहले क्या होता था कि चुनाव जीतने के बाद ये लोग क्या करते थे, पार्टी बदल लेते थे, इससे वोटर्स का ट्रस्ट हार्म होता था। तो अभी एक एंटी डिफेक्शन लॉ आ चुका है, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि नंबर 1 की पहली बात तो आप जो है पार्टीज अगर बदल लें तो आप अपनी सीट लूज कर दोगे। आप इलेक्शन लड़ने से पहले बदल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप जीत चुके हैं और आप फिर बदलना चाहते हैं तो बदलने पे आपकी सीट खत्म हो जाएगी। फिर आपको अभी एक एफिडेविट फाइल करना मैंडेटरी, जिसमें आप जितने भी आपके क्रिमिनल केसेस हैं, आपका एजुकेशनल डिटेल्स, प्रॉपर्टी की डिटेल्स, सब कुछ यहां पे डाला जाएगा और वो पब्लिक को एकदम मतलब दिखा दिया जाएगा, फिर पब्लिक अपने हिसाब से डिसाइड कर सकती है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने क्लियर ऑर्डर दिया गया है कि भाई पार्टीज को रेगुलर इंटरनल इलेक्शंस होल्ड करने हैं, मीटिंग्स होल्ड करनी है, और अपना एक प्रॉपर आईटीआर वगैरह या इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह भी फाइल करना है, जिससे कि पता चल सके पार्टी का सोर्स ऑफ इनकम क्या है। ठीक है, चलिए अब कुछ सजेशंस ये भी दिए जाते हैं। देखो अब जितने भी रूल्स या रेगुलेशंस यहाँ पे बनाए गए हैं फिलहाल, उसमें दिक्कत ये है यार कि कितना सही तरीके से इंप्लीमेंट हो रहे हैं इसका कोई गारंटी नहीं है। तो लोगों ने कुछ सजेशंस दिए, लोगों ने कहा काम करिए एक प्रॉपर लॉ बना दीजिए जिससे पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरनल मैटर्स को हम रेगुलेट कर पाए। ठीक है, पार्टीज के लिए मैंडेटरी कर दीजिए कि मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स आपको वेमेन को भी देने, जैसे 1/3 मान लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो जितनी भी डिसीजन मेकिंग बॉडीज है उसमें भी वेमेन का कोटा होना चाहिए। स्टेट फंडिंग करवा दी जाए इलेक्शंस की, सरकार जो है यहाँ पे पार्टीज को फंड्स दे दे किसी भी फॉर्म में, पैसे के फॉर्म में या फिर सामान के फॉर्म में, जिससे कि एक कंट्रोल रहे यहाँ पे पैसे के इस्तेमाल का। राइट, अच्छा इसके अलावा क्या हो बच्चों यहाँ पे, अच्छा इसके अलावा क्या हो भाई, तो बहुत जल्दी हम लोग थैंक यू पे आ गए, चलिए कोई नहीं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो हमारे साथ ही साथ ये भी सजेस्ट किया गया है कि कोई ऐसा लॉ बना लीजिए जिससे कि सारी चीजों पे प्रॉपर्ली नजर रखी जा सके। लेकिन दिक्कत यही कि अगर आप लॉ बना भी दोगे तो भी पार्टीज कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीका निकाली रहेंगी उस लॉ को चीट करके आगे बढ़ने का। सो एज अ रिजल्ट दो जो सबसे बेहतर तरीके हैं पार्टीज को रिफॉर्म करने के वो ये है कि नंबर 1 लोग यहां पे पार्टीज पे प्रेशर डाल सकते हैं कुछ रिफॉर्म्स करने के लिए। अब ये प्रेशर के लिए आप क्या कर सकते हो, पब्लिसिटी कर सकते हो, प्रोटेस्ट कर सकते हो, धरना दे सकते हो, मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर पार्टीज के मन में डर आ जाएगा कि अगर हमने ये रिफॉर्म्स नहीं किए तो शायद हम इलेक्शन हार जाएं, तो डेफिनेटली वो रिफॉर्म्स करेंगे। या फिर ऐसे लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज में बदलाव लाना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में बदलाव लाना चाहते हैं, अगर वो खुद पॉलिटिकल पार्टीज बनाएं या खुद ऐसी पार्टीज को ज्वाइन करें, तब हो सकता है कि यहां पे कोई बदलाव पॉसिबल हो। बाहर से बैठ के क्रिटिसाइज करने से फायदा नहीं होगा। आप जब तक इस पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं बनेंगे तब तक बच्चे बदलाव यहां पे नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ सभी को समाप्त करते हैं फटाफट से इस टॉपिक को। बड़ा मस्त सा प्यारा सा टॉपिक था दोस्तों, दैट इज द पॉलिटिकल पार्टीज। तो हमने इसमें क्या पढ़ा, हमने टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज पढ़े, उसके मीनिंग पढ़े, हमने कई सारे रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ ये पढ़ा कि पार्टीज के कुछ चैलेंजेस है। नंबर 1 इंटरनल डेमोक्रेसी, दूसरा है डायनेस्टिक सक्सेशन। जनरली क्या होता है कि पार्टी लीडर्स अपने फैमिली मेंबर्स को सारा टिकट विकट बांट देते हैं, सारी इंपॉर्टेंट पोजीशंस दे देते हैं। तो एक नॉर्मल पार्टी वर्कर के लिए कभी भी टॉप पे आना बहुत मुश्किल है ना। इंटरनली कोई मीटिंग्स नहीं होती, कोई ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स नहीं होती, कोई इलेक्शंस नहीं होते, जितने भी डिसीजंस होते हैं टॉप पार्टी लीडर्स ले लेते हैं। फिर आप देखेंगे मनी एंड मसल पावर का इस्तेमाल किया जाता है, क्रिमिनल्स को टिकट्स मिल जाते हैं, या कई बार जो पैसे वाले लोग हैं उनसे पैसा फंडिंग ले ली जाती है, जिससे कि उनका इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है गवर्नमेंट में। और पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को बहुत कम चॉइस भी ऑफर करते हैं। तो ये तो मेजर चैलेंजेस हो गए। अब इनको रिफॉर्म करने के लिए कुछ कदम भी उठाए गए, हालांकि उतने सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं हुए। फिर कुछ और सजेशन यहाँ पे दिए गए, बट वो सजेशन ऐसे हैं कि यार लोग उसको चीट भी कर सकते हैं। तो एज रिजल्ट बेस्ट यही है कि आप सरकार पे दबाव बनाइए थ्रू मीडिया, पब्लिसिटी एंड ऑल, या फिर आप खुद सरकार का पार्ट बनिए, तभी आपको बदलाव
बदलाव देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ वाइंड अप करते हैं बच्चे इस टॉपिक को, इस माइंड मैप को। थैंक यू सो मच माय डियर पीपल, मिलता हूं आपसे इन द नेक्स्ट माइंड मैप। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे अमेजिंग, बाय गाइस एंड टेक केयर, लव यू।